नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है, समष्टि आर्थिक सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, उसका चैप्टर थर्ड राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है? उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है, राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग होती है। अब इस परिभाषा के अंतर्गत हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली। नंबर एक लेखा वर्ष, ये फिक्स बात है, देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय या साधन आय। अब सामान्य निवासी क्या हैं और साधन आय क्या है, ये दो अवधारणाएं, दो महत्वपूर्ण तथ्य इस परिभाषा से निकल करके आते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो एक देश में एक वर्ष की अवधि में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय क्या होती है। तो सामान्य निवासी क्या है और कारक आय क्या है? कारक आय यानी कि फैक्टर इनकम, साधनों से इनकम। अब साधनों से इनकम के अंतर्गत अगर हम देखें तो आय मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो साधन आय और एक हस्तांतरण आय। यहाँ पर हम साधन आय के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। अब भूमि को जो भूमि साधन से जो आय मिलती है वो बोलती है लगान। श्रम से जो साधन आय होती है मजदूरी। पूंजी से जो साधन आय प्राप्त होती है उसे बोलते हैं ब्याज। और संगठन और साहस से जो साधन आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं लाभ। इस प्रकार भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन और साहस से लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में जो साधन आय प्राप्त होती है, उन सब के योग को यहाँ पर राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार साधन आय में कर्मचारियों का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में शामिल किया जाता है। लगान या किराया भूमि के प्रतिफल के रूप में शामिल किया जाता है। ब्याज, इंटरेस्ट पूंजी के प्रतिफल के रूप में, पूंजी का उत्पादक इकाइयों द्वारा उपयोग करने पर उनके बदले में जो भुगतान किया जाता है वो ब्याज के रूप में शामिल किया जाता है। और लाभ, उद्यमशील कौशल उत्पादन इकाइयों द्वारा उपयोग करने पर, साधनों का उपयोग करने पर उनके बदले में जो कारक भुगतान प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इन्हीं कारक भुगतानों को या इन्हीं साधन आयों को शामिल किया जाता है। इसमें हस्तांतरणीय भुगतान शामिल नहीं होते हैं, यानी कि प्रतिफल के बदले ही भुगतान किया जाता, जो भुगतान होता है वही शामिल किया जाता है। इसमें दान, अनुदान, एक पक्षीय हस्तांतरण भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता है। अब नंबर जो दूसरी अवधारणा है वो है सामान्य निवासी। एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है? तो एक देश के सामान्य निवासी वो होते हैं जो संबंधित देश में निवास करते हैं, उनकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है और वो उस देश में एक वर्ष की अवधि के लिए निवास करने वाले उस व्यक्ति को उस देश का साधारण निवासी माना जाता है, जिसकी उसमें देश में आर्थिक रुचि होती है। उत्पादन, उपभोग और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले वहीं पे, महत्वपूर्ण गतिविधियां वहीं संचालित करता है। तो सामान्य निवासी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो निकलते हैं वो ये है कि सामान्य निवासी में व्यक्ति और संस्थाएं दोनों शामिल होते हैं। नंबर 2, एक देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WHO, IMF को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। नंबर 3, एक देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो यह आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति भी सामान्य निवासी हो सकता है, एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है जबकि वह अन्य देश का नागरिक हो सकता है। यानी कि कोई भी ये भारतीय एक वर्ष से अधिक समय तक यदि अमेरिका में निवास कर रहा हो और उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र भी अमेरिका ही हो तो वह अमेरिका का सामान्य निवासी माना जाएगा, भले ही भारत का नागरिक हो। इस प्रकार खेल कूद के लिए या सामान्य गतिविधियों के लिए वहाँ जाने वाला व्यक्ति सामान्य निवासी नहीं माना जाता। जैसे मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, अध्ययन आदि के लिए विदेशियों के व्यक्ति अपने यहाँ देश में आए, अपने व्यक्ति विदेशों में जाएं तो वो वहाँ के सामान्य निवासी नहीं माने जाते, उन्हें गैर निवासी माना जाता है। क्यों? चाहे वो एक वर्ष से कम अवधि के लिए ठहरे या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक रुचि
का केंद्र समझना भी बहुत आवश्यक होता है। विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ सशस्त्र सेना के सदस्यों को उसी देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वो निवासी होते हैं, न कि उस देश में जिसमें कि वो काम करते हैं। इस प्रकार यदि हम समझें तो हमारे देश का सामान्य निवासी कौन माना जाएगा? नंबर 1, वह व्यक्ति या वह संस्था जो हमारे देश में निवास करते हैं, जिसकी आर्थिक रुचियाँ केंद्र भी हमारा देश हो। नंबर 2, अन्य राष्ट्रों के नागरिक जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हमारे देश में रह रहे हों और जिनकी आर्थिक रुचियाँ केंद्र भी हमारा देश ही हो। नंबर 3, हमारे देश के नागरिक जो अपना हमारे देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करते हों। और नंबर 4, हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में रहते हों लेकिन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं रहते और उनके आर्थिक गतिविधियों केंद्र भी हमारा देश ही है, तो वो हमारे देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे। इसमें उनको शामिल नहीं किया जाता, उन विदेशियों को जो हमारे यहाँ पे सैर सपाटे, मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, कॉन्फ्रेंस, खेलकूद आदि के लिए आते हैं। विदेशी पदाधिकारियों, कूटनीतिज्ञों, सशस्त्र सेना के सदस्यों को भी हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार यदि मैं कहूँ तो भारत के सामान्य निवासी और गैर निवासी में क्या अंतर हुआ? जो नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के अंतर्गत जो अंतर आता है वो ये है कि भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, भारत में स्थित अगर कोई विदेशी संस्था है उसमें काम करने वाला भारतीय भारत का सामान्य निवासी माना जाता है, जबकि कनाडा और जापान या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी भारत के गैर निवासी माने जाएंगे। इसी प्रकार भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे, जबकि भारत में स्थित विदेशी स्वास्थ्य संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी भारत के गैर निवासी माने जाएंगे। यदि पूरे विश्व में कहीं पर भी भारत का राजदूत काम कर रहा हो तो भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, जबकि भारत में अगर शेष विश्व का राजदूत हो तो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। और राष्ट्रीय आय में केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय आय में केवल सामान्य निवासियों की ही आय को शामिल किया जाता है, वे गैर निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखें कि आय की घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणाएं क्या हैं। राष्ट्रीय आय, घरेलू सीमा और राष्ट्रीय सीमा। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या है? घरेलू आय से राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और राष्ट्रीय आय से घरेलू आय में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? तो घरेलू आय का मतलब है एक देश की घरेलू सीमा में वहाँ के निवासियों द्वारा उत्पादित 1 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का कुल योग कहलाता है घरेलू आय। और राष्ट्रीय आय, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी सम्मिलित हो जाती है। तो घरेलू आय में अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को सम्मिलित कर दें तो राष्ट्रीय आय बन जाती है, और राष्ट्रीय आय में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को माइनस कर दें या घटा दें तो घरेलू आय बन जाती है। तो घरेलू और राष्ट्रीय आय के मध्य जो अंतर है वो अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यदि घरेलू आय में जुड़ जाएगी तो राष्ट्रीय आय बन जाएगी, और यदि घरेलू आय राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घट जाएगी तो वो घरेलू आय बन जाएगी। तो इस प्रकार एक देश की घरेलू सीमा क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक देश की घरेलू सीमा वो है जो उसकी राजनीतिक सीमा से नहीं बल्कि आर्थिक सीमा से लिया जाता है। आर्थिक सीमा में व्यक्ति देश की भौगोलिक सीमा में इसकी सामुद्रिक सीमा भी शामिल होती है। इसके अलावा देश के निवासियों द्वारा विदेशों में चलाए जाने वाले वायुयान, जलयान वो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आते हैं। उनसे प्राप्त आय भी घरेलू आय में शामिल होगी। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल यान, प्राकृतिक गैस के यान, तैरते हुए प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में काम कर रहे हैं वो भी देश की घरेलू सीमा में शामिल होंगे। और एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास, प्रतिष्ठान, सैनिक प्रतिष्ठान वो भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। तो एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू सीमा में अर्जित समस्त साधन आय या कारक आय का कुल जोड़ घरेलू आय कहलाती है। इसमें राष्ट्र की घरेलू सीमा में निवासियों और गैर निवासियों दोनों की साधन आय को शामिल किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, घरेलू आय में निवासी और गैर निवासी दोनों की आय को शामिल होता है। और राष्ट्रीय आय परिवर्तित कब हो जाती है? जब घरेलू सीमा में हम शेष विश्व से प्राप्त हमारे निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को जोड़ देते हैं तो उससे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार ये घरेलू आय और राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं थी, और ये राष्ट्रीय आय का पहला कॉन्सेप्ट था। एक देश में 1 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाती है,
जिसमें 3 कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट आए। नंबर 1 पहला कॉन्सेप्ट निवासी और गैर निवासी क्या है। नंबर 2 घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या है। नंबर तीसरी बात थी वो ये थी कि इसके अंतर्गत कारक आय और हस्तांतरण आय, कारक आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसका नेक्स्ट अध्ययन इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।